ऐसी घटनाएं जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब कोइंसिडेंसेस में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 26 मई 1817 को अडिंगटन इंग्लैंड में 20 साल की मैरी एशफोर्ड रात को पार्टी से घर लौट रही थी, लेकिन सुबह जब लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो उसकी डेड बॉडी एक पानी से भरे गड्ढे में मिली। उसकी बॉडी पर रेप और स्ट्रगल के क्लियर साइन थे। इसका सस्पिशन अब्राहम थॉर्नटन पर गया, जो लास्ट पर्सन था जिसे मैरी के साथ देखा गया था। केस कोर्ट तक गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस न होने की वजह से थॉर्नटन बच गया। पब्लिक गुस्से में थी, लेकिन केस लीगली बंद हो चुका था। अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली 157 साल बाद 27 मई 1974 को उसी अडिंगटन एरिया में एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। वहां एक और लड़की की डेड बॉडी मिली। इस बार विक्टिम 20 साल की बारबरा फॉरेस्ट थी। वो भी रात को बाहर थी और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। डेथ का रीजन फिर से रेप था। लोकेशन भी लगभग वही थी जहां मैरी एशफोर्ड की बॉडी मिली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि मैरी एशफोर्ड और बारबरा फॉरेस्ट दोनों का बर्थडे एक ही डेट को था और कोइंसिडेंस यहीं खत्म नहीं होता। 1974 के केस में जो मेन सस्पेक्ट था उसका सरनेम भी थॉर्नटन था, बिल्कुल 1817 के आरोपी के नाम जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने इस घटना को दोहराया हो। दोनों केसेस में फाइनल जस्टिस नहीं मिला। 1817 का केस भी डाउट में बंद हो गया और 1974 का मर्डर भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड ही रहा। नंबर 2, अर्ली 2000s में फिलीपींस में कैरियोके सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था। गली मोहल्ले के बार्स और होम्स में रात को लोग माइक पकड़कर गाना गाते थे, लेकिन उसी वक्त एक अजीब सा पैटर्न नोटिस हुआ। जब भी फ्रैंक सिनाट्रा का सॉन्ग माई वे कैरियोके में गाया जाता, माहौल कभी कभी बहुत ज्यादा टेंस हो जाता था। 2000 से 2012 के बीच फिलीपींस में कम से कम 6 डॉक्यूमेंटेड मर्डर्स हुए, जिनका लिंक किसी न किसी तरह माई वे कैरियोके परफॉर्मेंस से था। सबसे अजीब बात यह थी कि झगड़े गाना गाते वक्त या गाने के बाद होते थे। कुछ केसेस में सिंगर को ऑफ की गाने पर हैकल किया गया और कभी सिंगर का एटीट्यूड लोगों को एरोगेंट लगा। लिरिक्स भी कुछ ऐसे हैं जो ईगो को ट्रिगर कर देते थे। अल्कोहल भी अक्सर इन्वॉल्व होता था। छोटी सी बात से आर्गुमेंट बढ़ता और फिर नाइफ्स या गन्स निकल आते। हैरान करने वाली बात यह है कि कई कैरियोके बार्स ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और माई वे को अपनी सॉन्ग लिस्ट से हटा दिया, लेकिन अथॉरिटीज ने कभी ऑफिशियली गाने को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने इसे सिर्फ कोइंसिडेंस माना, पर पैटर्न इतना क्लियर था कि ये फिनोमिनन द माई वे किलिंग्स के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 3, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में सुबह का टाइम था। यूएस नेवी बेस बिल्कुल शांत लग रहा था। सोल्जर्स रूटीन में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनट में हिस्ट्री बदलने वाली है। उसी दिन सुबह वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन इंटेलिजेंस को एक जापानीज डिप्लोमेटिक मैसेज मिला। इस मैसेज से क्लियर हो रहा था कि जापान और अमेरिका के रिलेशन अब ब्रेक होने वाले हैं और अटैक का स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इसे तुरंत एक वार्निंग मैसेज मानकर पर्ल हार्बर को अलर्ट करने के लिए भेजा गया, लेकिन इस वार्निंग को रेडियो से नहीं बल्कि कमर्शियल टेलीग्राफ के थ्रू भेजा गया, क्योंकि हाई प्रायोरिटी मिलिट्री चैनल्स उस वक्त बिजी या अनअवेलेबल थे। मैसेज को पहले इनकोड, फिर डिकोड और फिर मैनुअली टाइप किया जा रहा था। इस प्रोसेस में डिले होता चला गया। तभी पर्ल हार्बर में सुबह 7:55 AM पर जापानीज प्लेन्स ने अटैक शुरू कर दिया। बॉम्ब गिरने लगे, शिप्स जलने लगी। यूएसएस एरिजोना जैसे बैटल शिप्स कुछ ही मिनट्स में तबाह हो गए और वार्निंग मैसेज अटैक शुरू होने के बाद लगभग 8 बजे के बाद पर्ल हार्बर में पहुंचा। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस अटैक में 1400 से ज्यादा अमेरिकन मरे, डजन्स ऑफ शिप्स और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वार्निंग थोड़ा पहले पहुंच जाती तो शिप्स अलर्ट हो सकती थी, एयरक्राफ्ट एयर में जा सकते थे और डैमेज का लेवल शायद काफी कम होता। इसी एक डिले ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली धकेल दिया। इस एक लेट मैसेज ने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। नंबर 4,
मई 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था और डी डे इन्वेजन बिल्कुल करीब आ चुका था, तब अलाइड फोर्सेस एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रही थी जिसका नाम ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था। उसी टाइम एक नॉर्मल सा ब्रिटिश न्यूज़पेपर द डेली टेलीग्राफ में रोज एक क्रॉसवर्ड पजल पब्लिश होता था जिसे लोग सिर्फ टाइम पास समझकर सॉल्व करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ दिनों के अंदर क्रॉसवर्ड के आंसर्स में यूटाह, ओमाहा, ओवरलॉर्ड और नेपच्यून जैसे शब्द आ गए। ये कोई रैंडम वर्ड्स नहीं थे। यूटाह और ओमाहा डी डे के लैंडिंग बीचेस के सीक्रेट कोड नेम थे। ओवरलॉर्ड पूरे इन्वेजन का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन नेम था और नेपच्यून नेवल फेस का कोड नेम था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस शॉक में आ गए। उन्हें लगा जैसे डी डे का पूरा प्लान न्यूज़पेपर में छप रहा हो। क्रॉसवर्ड सेटर को तुरंत पकड़कर पूछताछ किया गया। क्रॉसवर्ड बनाने वाला आदमी लियोनार्ड डेव नाम का एक स्कूल टीचर था जो पजल्स बनाता था। उसने कहा उसे इन वर्ड्स का मिलिट्री मीनिंग बिल्कुल पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे अजीब बात यह निकली कि लियोनार्ड डेव के स्कूल के बच्चे अक्सर उसे क्रॉसवर्ड के लिए रैंडम वर्ड्स सजेस्ट करते थे और उनके स्कूल के पास ही अलाइड सोल्जर्स का कैंप था। बच्चे सोल्जर्स के बीच ये वर्ड सुन लेते थे और उस वर्ड का बिना मतलब समझे डेव को दे देते थे। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये कोई लीक नहीं था, सिर्फ अजीब कोइंसिडेंस था। डी डे 6 जून 1944 को एग्जीक्यूट हुआ और हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेजन सक्सेसफुल रहा। ये इत्तेफाक आज भी वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे चिलिंग मिस्ट्रीज में गिना जाता है। नंबर 5। 23 नवंबर 1936 को यूएसए न्यूयॉर्क में एक नई मैगजीन लॉन्च हुई जिसका नाम लाइफ मैगजीन था। ये उस मैगजीन का पहला इशू था और अमेरिका में फोटोग्राफी जर्नलिज्म का न्यू एरा स्टार्ट हो रहा था। उसी दिन अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक बेबी पैदा हुआ जिसका नाम जॉर्ज स्टोरी जूनियर रखा गया। एडिटर्स को ये कोइंसिडेंस इतना इंटरेस्टिंग लगा कि लाइफ मैगजीन के फर्स्ट इशू में उस न्यू बॉर्न बेबी की फोटो पब्लिश कर दी गई। कैप्शन में लिखा गया लाइफ बिगिंस। एक तरफ मैगजीन का बर्थ और दूसरी तरफ एक इंसान की लाइफ का स्टार्ट। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लाइफ मैगजीन दशकों तक अमेरिका की सबसे फेमस मैगजीन्स में रही। वॉर, कल्चर, स्पेस, हिस्ट्री सब कवर किया गया और बीच बीच में जॉर्ज स्टोरी की लाइफ के अपडेट्स भी मैगजीन में आते रहे, जैसे बचपन फिर एडल्टहुड। हैरान करने वाली बात यह है कि 2000 के स्टार्ट में लाइफ मैगजीन ने अनाउंस किया कि वो अपना वीकली प्रिंट एडिशन परमानेंटली बंद कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था और ऑलमोस्ट उसी टाइम अप्रैल 2000 में जॉर्ज स्टोरी जूनियर की डेथ हो गई। सबसे अजीब कोइंसिडेंस ये था कि लाइफ मैगजीन का लास्ट वीकली इशू मई 2000 में पब्लिश हुआ और उस लास्ट इशू के अंदर जॉर्ज स्टोरी की डेथ का मेंशन था और कवर पेज पर लिखा था दी एंड। एक इंसान की लाइफ मैगजीन के साथ स्टार्ट हुई और उसी की स्टोरी मैगजीन के साथ खत्म हो गई। दोनों का बिगिनिंग और एंडिंग ऑलमोस्ट एक ही टाइम में आ गया। ये कोइंसिडेंस हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और स्ट्रेंज मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। नंबर 6। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका व्हाइट हाउस में पावर चेंज होती रही, लेकिन एक अजीब पैटर्न क्वाइटली रिपीट होता रहा। नॉर्मली दुनिया की पॉपुलेशन में सिर्फ 10% लोग ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में लगभग 40% लेफ्ट हैंडेड निकले, जिसमें हैरी एस ट्रूमन, जेराल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर, जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा थे। ये बात तब नोटिस हुई जब लोगों ने प्रेसिडेंट को क्लियरली देखा कि कौन पेन कौन से हाथ से पकड़ता है और कैसे लिखता है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के प्रेसिडेंट्स में लगभग हर तीसरा या चौथा प्रेसिडेंट लेफ्ट हैंडेड था, जबकि आम जिंदगी में ऐसा रेयरली होता है। सबसे अजीब बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट इसे क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादातर राइट ब्रेन डोमिनेंस के साथ एसोसिएट
क्रिएट किए जाते हैं जो इमेजिनेशन, स्ट्रेटजी और अनकन्वेंशनल डिसीजन से लिंक्ड माना जाता है, लेकिन ये प्रूव नहीं करता कि लेफ्ट हैंडेड होना लीडर बनाता है। इसीलिए ये कोइंसिडेंस हिस्ट्री के सबसे क्यूरियस पैटर्न्स में काउंट होता है। नंबर 7, 1 मार्च 1950 को यूएसए नब्रास्का के वेस्ट साइड बैप्टिस्ट चर्च में शाम 7:20 पर क्वायर प्रैक्टिस फिक्स थी, जहां टोटल 15 मेंबर्स को उस टाइम चर्च के अंदर होना था, लेकिन हर एक मेंबर अलग अलग रीजन से लेट हो गया। कोई कपड़े आयरन कर रहा था, किसी का घर से निकलते ही इमरजेंसी कॉल आ गया, तो कोई ट्रैफिक में फंस गया। ये सब नॉर्मल रीजन थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। हैरान करने वाली बात ये थी कि एग्जैक्ट 7:25 पर चर्च के नीचे से नेचुरल गैस लीक हुई और एक भयानक एक्सप्लोजन हो गया। पूरा चर्च एक ही पल में कोलैप्स हो गया, वॉल्स और रूफ सब गिर गए। अगर एक भी इंसान अंदर होता तो बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन ब्लास्ट के वक्त चर्च बिल्कुल खाली था। जो 15 लोग नॉर्मली 5 मिनट पहले अंदर होने चाहिए थे, वो सब बाहर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लेट हो गए थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि एक्सप्लोजन एक्सीडेंटल गैस लीक की वजह से था, कोई प्लानिंग नहीं। ये इंसिडेंट आज भी हिस्ट्री के सबसे चिलिंग कोइंसिडेंसेस में गिना जाता है। दोस्तों, कौन सा कोइंसिडेंस आपको सबसे स्ट्रेंज लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।